आज के मुख्य समाचार। संजौली छेड़छाड़ मामले में बड़ा विवाद। 12 वर्षों में भारत ने विकास और सुरक्षा के नए आयाम स्थापित किए। अनुराग ठाकुर। ऊना में पारा 40 डिग्री के पार। पत्रकारों के कल्याण की दिशा में बड़ी पहल। मौसम की मार से सोलन में लहसुन उत्पादक किसानों पर संकट। हिमाचल के पत्रकारों को मिलेगा 10 लाख का बीमा सुरक्षा कवच। अनुशासनहीनता पर होगी कार्यवाही। कुलदीप राठौर। कनिहार के शिवतांडव गुफा में उमड़ा जन सैलाब। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मुस्लिम युवती से कथित छेड़छाड़ के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामले में पहले पीड़िता की शिकायत के आधार पर एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया था। वहीं बाद में कुछ युवकों की सार्वजनिक परेड निकालने के आरोप में हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े 4 नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच निष्पक्ष रूप से जारी है और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार छेड़छाड़ की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। पीड़िता और उसके पिता भी अपनी मांगों को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान मामले को लेकर विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक कार्यवाही पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है और इसी के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कानून के दायरे में रहकर की जा रही है तथा सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं संजौली बाजार में कुछ युवकों की कथित परेड निकालने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ऐसे कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय माना। इस मामले में अब हिंदू संघर्ष समिति के 4 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के अनुसार अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिमला पुलिस ने साफ संदेश दिया कि किसी भी विवाद या आपराधिक मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस ने कहा है कि प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि से दूर रहने की अपील की है। देखिए, दिनांक 5/6/2026 को महिला थाना शिमला में एक 16 वर्षीय बालिका की कंप्लेंट रिसीव की गई थी। शिकायत के मुताबिक इमीडिएटली जो है वो एफआईआर मामले में दी गई। एफआईआर हमने सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट और 75 बीएनएस के अंतर्गत दी थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जो हमारी पीड़िता हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के बिफोर भी रिकॉर्ड किया गया और पीड़िता ने अपने बयान में एक व्यक्ति का नाम दिया जो पीड़िता के मुताबिक उस व्यक्ति के द्वारा पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था, जिसपे पीड़िता का एक सब्सिक्वेंट बयान भी लिया गया। पीड़िता के सब्सिक्वेंट बयान के आधार पर सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट जो है मामले में आयद की गई और ये धारा ऐड करने के बाद जो आरोपी था उसको जो है उसकी तलाश सफलतापूर्वक की गई और इस आरोपी का नाम है उबैद, जो कि कृष्ण नगर के रहने वाले हैं, जो कि जिनका स्थायी निवासी हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश के। तो आरोपी उबैद को कल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसी बीच कल दिनांक 6/6/2026 को कुछ व्यक्तियों द्वारा आरोपी की से संबंधित एक दुकान में जबरन प्रवेश किया गया। वहां पर प्रवेश करके दुकान में संपत्ति तोड़फोड़ की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और वहां मौजूद आरोपी के परिजनों के साथ मारपीट की गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए एक परेड जैसे संजौली बाजार में निकाला गया। उल्लेखनीय ये है कि जिन व्यक्तियों के साथ ये घटना घटित हुई है उन व्यक्तियों का नाम ना तो मूल शिकायत में आया है, ना ही पीड़िता ने जो बयान पुलिस के सामने लिखवाया है उसमें आया है और ना ही पीड़िता ने जो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है उसमें आया है। तो
इन लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है, शांति को भंग करने की कोशिश की है, जिसके ऊपर इन व्यक्तियों के खिलाफ भी हमने बीएनएस की धाराओं में एक और मुकदमा पंजीकृत किया और मामले में मदन ठाकुर, विजय शर्मा सहित अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मदन ठाकुर और विजय शर्मा, इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका 2 दिन का रिमांड भी, पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया है। तो अभी तक जितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, 2 लोग के नाम मैंने आपको बताए हैं, मदन ठाकुर, विजय शर्मा। इसके अलावा एक श्वेता चौहान है और कल्पना शर्मा है। 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। बाकी लोगों की, जितने भी लोग आइडेंटिफाई होते हैं वीडियोस या दूसरे साक्ष्यों के आधार पे, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमारा मामला है, उसकी जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर जांच अभी भी खुली है, जांच में अगर और कोई तथ्य सामने आते हैं या और किन्हीं व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इन लोगों का कहना है कि कुछ और व्यक्ति भी थे जिनको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं विक्टिम के, उसमें किन्हीं और व्यक्तियों का नाम अभी तक नहीं आया है। अगर आगे आता है तो जरूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। प्रदेश के पत्रकारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल करते हुए पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसी योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर शिमला में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। समारोह के दौरान पात्र पत्रकारों को निःशुल्क एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसियों का वितरण भी किया गया। इस पहल को पत्रकारों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया, जो भविष्य में मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। पत्रकार दिन रात मेहनत करके जनता तक सही और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। कई बार उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई यह बीमा योजना पत्रकारों के हित में एक दूरदर्शी और सराहनीय प्रयास है। रोहित ठाकुर ने कहा कि दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में यह योजना पत्रकारों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी पत्रकार कल्याण से जुड़ी ऐसी योजनाएं आगे आती रहेगी। आज हमारे मीडिया वेलबींग का जो संगठन आपका राष्ट्रीय स्तर पे बना है, इसका शुभारंभ हरियाणा प्रदेश से हुआ है। उसका एक तरह से गठन और प्रारंभ हमारा हिमाचल शिमला में भी हो चुका है। जैसा मैं मुझे सभी संबोधन में भी बात रखी थी, एक नेक सोच के साथ, एक बहुत पुण्य सोच के साथ मैं समझता हूँ इसको प्रारंभ किया गया है। सोच यही है कि हमारे इस तरह से हमारा जो चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो विशेष रूप से कई तरह की वित्तीय समस्याएं हैं, उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सके, विशेषकर जो आपदा के समय, उदाहरण के तौर पे बीमारी के समय किस तरह से हम इंश्योरेंस इत्यादि इस तरह से हम अपने इस वर्ग को और मजबूत कर सकते हैं। और सोच के साथ इसके अलावा भी हम किस तरह से अपनी पत्रकारिता को एज अ होल मैं समझता इम्प्रूव कर सकते हैं, सोच के साथ इस मैं समझता हूँ संगठन का गठन किया गया है। मैं संगठन को, इस एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटनाक्रम नीट से संबंधित आपका राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, और भविष्य में मैं समझता हूँ इस तरह की बात ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात है, अतीत में अगर पीछे सरकार के कार्यकाल के दौरान भी आप देखेंगे कई तरह की बातें उस दौरान भी उठी थी। तो आने वाले समय में एक मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम, एक तरह का डिवाइस तैयार होने की आवश्यकता है, जिसमें इन बातों पर मैं समझता अंकुश लगाया जा सके। पत्रकारों की मूलभूत
मूलभूत सुविधाओं के लिए और पेंशन और बाकी चीज़ों के लिए भी डिमांड रखी गई है। डिमांड चार्टर जो हमारे मैं समझता हूँ उत्तरी भारत के अध्यक्ष हैं और उन्होंने संजय जी ने दी है, जिसमें मैं और नरेश चौहान जी सीएम साहब के संज्ञान में बातें लाएंगे। हालांकि उन्होंने अपनी बजट स्पीच जो वर्तमान का 25-26 का बजट था, सारी बातों का 26-27 में जो बजट था उसमें उल्लेख किया था। जैसे उदाहरण के तौर पे पेंशन से संबंधित बात भी उन्होंने कही थी। उसके अलावा जैसे आपके सचिवालय में कमरे देने की बात हो, एक्रेडिशन की बात हो, 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं, तो ये सीएम साहब की नॉलेज में लाया जाएगा ताकि आने वाले समय में इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। गहन चिंतन आपका कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी हुआ है और विशेष रूप से जो हमारे को टीचर्स हैं, अभी आपके कमीशन के द्वारा चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो टीचर्स मिले हैं उनकी नियुक्तियाँ विदिन डे और 2 हो जाएगी। और इसके अलावा लगभग जो 9000 के आसपास टीचर्स की काउंसलिंग हुई थी, उसका हमने किस तरह से उनको मैं समझता हूँ स्टेशन देने हैं, उसके बारे में डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट में कमेटी का गठन हुआ है और शीघ्र ये मीटिंग कॉल की जाएगी ताकि इसका भी समाधान निकाला जा सके। थैंक यू सर। धार्मिक आस्था, भक्ति और सनातन परंपराओं के अद्भुत संगम का साक्षी बने ऐतिहासिक शिव तांडव गुफा कोनिहार, जहां मलमास के पावन नवसे पर आयोजित भव्य धार्मिक समारोह श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। गुफा विकास समिति एवं शंभू परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विशाल धार्मिक आयोजन में क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न भागों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान शिव भक्ति की अलौकिक छटा देखने को मिली। गुफा परिसर सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं से भरा रहा और हर और हर हर महादेव, बम बम भोले तथा जय शिव शंभू के जय घोष गूंजते रहे। धार्मिक अनुष्ठानों, भजन संध्या और विशाल भंडारे ने इस आयोजन को एक यादगार आध्यात्मिक पर्व का रूप दे दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण सुबह से ही शिव तांडव गुफा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के गांव, कस्बों और पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु घंटों कतारों में खड़े होकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते रहे और परिवार के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना भी की गई। तड़के सुबह ही गुफा परिसर में धार्मिक गतिविधियां आरंभ हो गई। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी सजावट, फूलों और धार्मिक ध्वजों से सजाया गया। सुबह की आरती के साथ ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। गुफा में स्थापित शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे, जबकि अनेक श्रद्धालु पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। भक्तों का कहना है कि शिव तांडव गुफा में दर्शन करने से उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। कई श्रद्धालुओं ने इसे अपनी वर्षों पुरानी आस्था का केंद्र बताया। हिमाचल प्रदेश में मौसम में इन दिनों लगातार करवट बदल रहा है। जून के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते ही प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। सोमवार को कई जिलों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में लू जैसी परिस्थितियों ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल ऊना में अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया है, जिससे लोगों को दिन भर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं
वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आगामी दिनों के लिए राहत और चुनौती दोनों का संकेत दिया है। विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। बारिश, तेज तूफान, बिजली चमकने और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए 11 और 12 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश को सामान्यतः ठंडे और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी जून के महीने में तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को प्रदेश के मैदानी जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकल आई थी। दोपहर होते होते सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी होने लगी। ऊना जिले में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, जो इस सीजन के लिए सबसे अधिक तापमानों में से एक माना जा रहा था। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं ने लोगों को लू जैसे हालात का एहसास करवा दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, लेकिन सोमवार को गर्मी ने जिस तरह से असर दिखाया, उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी का असर शहरों और कस्बों के जनजीवन पर साफ दिखाई दिया। दोपहर के समय बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ भी देखने को मिली। कई लोग धूप से बचने के लिए घरों और दफ्तरों में ही रहे। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में दोपहर के समय सड़कें अपेक्षाकृत सुनसान नजर आई। जो लोग बाहर निकले वे सिर पर कपड़ा, टोपी या छाता लेकर चलते हुए भी दिखाई थे। पानी, जूस और शीतल पेय पदार्थों की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों के अनुसार बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। हालांकि शाम को तापमान में थोड़ी गिरावट आने के बाद बाजारों में फिर से चहल पहल बढ़ जाती है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रभाव महसूस किया गया। मंडी, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर के कई हिस्सों में दिन भर तेज धूप रही और तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले सप्ताह की तुलना में तापमान में स्पष्ट बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के समय मौसम भले ही सुहावना रहता हो, लेकिन दोपहर के समय गर्मी काफी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुष्क मौसम और बादलों की कमी के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरातल तक पहुंच रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में भी सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ का मौसम मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अभी भी काफी बेहतर है, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले गर्मी अधिक महसूस की जा रही है। शिमला के रिज, मॉल रोड और अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटक तेज धूप से बचने के लिए छायादार स्थानों की तलाश करते नजर आए। मनाली में भी दोपहर के समय तापमान बढ़ने से पर्यटकों को हल्की गर्मी का सामना भी करना पड़ा। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि मौसम में बदलाव के बावजूद पर्यटकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गर्मी से परेशान कई लोग अब भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, ताकि मैदानी इलाकों के भीषण गर्मी से राहत मिल सके। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के अनुसार दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप का प्रभाव सबसे अधिक रहता है, इसीलिए इस दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्का भोजन और शरीर में पानी की कमी ना होने देना बेहतर जरूरी बताया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बढ़ता तापमान किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण खेतों में नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे फसलों पर असर पड़ रहा है। सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त सिंचाई भी करनी पड़ रही है। वहीं फल उत्पादक क्षेत्रों में भी बागवान मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी और बादलों की आवाजाही शुरू होगी। इसके बाद कई जिलों में बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह अवधि विश्वास, सेवा और समर्पण की रही है, जिसमें भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को विकास की नई बड़ी सौगातें मिली है। केंद्र सरकार
द्वारा सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ प्रदेश की जनता को मिलता रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। आज देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत पहले से अधिक मजबूत हुआ है। देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में भी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है और इसके लिए निरंतर कार्य भी किए जा रहे हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इन 12 वर्षों में भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदमों को भी देखा गया है। भारत की साख को दुनिया भर में और मजबूत होते देखा है। भारत के नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर और पहचान इन पिछले 12 वर्षों में देखी है। और इन्हीं 12 वर्षों में हमारी सीमाओं को हमने पहले से ज़्यादा सुरक्षित और सेना का और मनोबल बढ़ता हुआ देखा। इन्हीं 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीबों के कल्याण को केंद्र की योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में बदलाव आते देखा है। इन्हीं 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में, और जो हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिनके 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क यानी कि घाटे की दिशा में या घाटे में थे, आज 12 के 12 मुनाफे में आते भी थे, रिकॉर्ड मुनाफे में आते थे। तो कैसे 12 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली, कैसे गरीब लोगों की तकदीर बदली और कैसे ताकतवर भारत पहले से ज्यादा दुनिया भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले कुछ दिनों में देश के चुने हुए निरंतर प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अगर आप देखिए 2014 से लेकर 2026 तक लगातार 3 बार देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और इससे पहले उनका कार्यकाल 2001 से लेकर 14 तक मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा गुजरात। तो संवैधानिक पद पर लगातार बने रहने वाले सीएम से लेकर पीएम तक तब तो 25 वर्ष की यात्रा हो जाती है, और पीएम के पद पर चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मैं अगर कुछ वर्गों की बात करूं, जैसे गरीब की हम सबसे पहले बात करते हैं। आज मैं अधिकतर जब मैं यहां पे भी आया तो मैंने देखा इतनी आईडीज हैं, तो ये कैसे है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इतने चैनल जो टीवी के अलावा बाकी पोर्टल शुरू टेक्नोलॉजी के कारण होता है। अब क्यों चले जाता? क्योंकि आपके लिए डेटा सस्ता है और 5G कनेक्टिविटी भी है। और ये किसने किया? ये लगभग 4 लाख करोड़ रुपया ऑप्टिकल फाइबर डालने से लेके 5G कनेक्शन से लेके इन सब के ऊपर सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने
अगर सबका मिला लिया जाए तो कई लाख करोड़ रुपया बन जाएगा, जिससे आज नेटवर्क भी मजबूत हुआ और लोगों ने आईटी के क्षेत्र में आपकी सेवाओं को भी, एजुकेशन हो, मीडिया हो, बाकी हो, उसका फायदा मिला। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा क्या मिला? डिजिटल पेमेंट का। भारत में सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे जो पैसा किसी के खाते में आता था, वो फर्जीवाड़े में ही लाखों करोड़ रुपए उसके घोटाले में चले जाते थे। आज लगभग देश की 95 करोड़ जनता किसी ना किसी सोशल वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ी हुई है केंद्र की, और वो डिजिटली उसके खाते में आज पैसा जाता है। तो उसके लिए क्या किया गया? जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल जनधन खाते खुलवाए, 58 करोड़ 48 लाख खाते खुले। विपक्ष कहता था इन खातों में कौन पैसा जमा कराएगा? आज 2,95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें जमा है, जो देश के अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना। उन्हीं खातों के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि योजना के माध्यम से पैसे मिले, बगैर गारंटी के 10,000, 20,000, 50,000, अब उससे ज्यादा। मुद्रा योजना के लोन 27 लाख करोड़ से ज्यादा के मिले, 34 लाख करोड़ से ज्यादा के मिले। कैसे मिले? कैसे मिले उनको पैसे? पैसे मिले ताकि वो अपना कामकाज शुरू कर सके, और जब अपना कामकाज शुरू कर सकें तो अपनी जमीन, दुकान गिरवी ना रखनी पड़े। एक और आपको उदाहरण, पक्का मकान, गरीब हो अमीर हो, हर किसी की इच्छा होती है अपना मकान होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। लेकिन कितने लोग अपना घर बना सकते हैं? शहर में जमीन लेनी मुश्किल है, तो शहर के गरीबों के लिए फ्लैट के रूप में घर बना कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो मोदी सरकार ने अर्बन योजना, पीएम आवास योजना अर्बन में दी। प्रदेश के पत्रकारों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की गई। शिमला में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और एसोसिएशन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दिन रात जनता तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। कई बार समाचार संकलन और रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक रहता है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन ने पत्रकारों के हित में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में पत्रकारों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल पत्रकारों की समस्याओं को उठाना ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ठोस प्रयास करना भी है। चंद्रशेखर ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में पत्रकारों का कार्य क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है। उन्हें दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, सड़क हादसों और अन्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो यह बीमा योजना उनके परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनकर उभर आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षा की भावना प्रदान करना और उनके परिवारों को भविष्य के प्रति आश्वस्त करना भी है। अपने संबोधन में एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन भविष्य में भी पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लाने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का वह वर्ग है जो हर परिस्थिति में जनता प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ऐसे में पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान मिलना आवश्यक है। संगठन लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने इस योजना का स्वागत करते हुए इसे मीडिया जगत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। ये मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जो है वो पिछले 5 साल से सक्रिय है
पॉलिसीज़ तो हिमाचल के पत्रकारों की पहले भी हो रही थी। आज एक्सीडेंटल पॉलिसी की लॉन्चिंग एक तरह से इसलिए हिमाचल में की गई क्योंकि यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि आप दोस्तों से हिमाचल के पत्रकारों से मिला जाए, यहाँ के पत्रकारों की समस्याएं जानी जाएं। क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से पहले मनोहर लाल जी की सरकार ने 10,000 रुपये पेंशन हमारी डिमांड पर शुरू की, फिर उसको बढ़वाने में जब हम लगे पीछे तो चुनावी माहौल बना तो 15,000 रुपये उन्होंने पेंशन की। मनोहर लाल जी ने ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस प्रकार से और हमारी डिमांड थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, हम चाहते हैं कि जो स्टेट कोई हो वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सभी पत्रकारों के सहयोगी साबित हों, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ तो समस्याएं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है ही नहीं। पत्रकारों के एक्रेडिटेशन का विषय था, प्रेस रूम का विषय था, और यहाँ पर पत्रकारों को हिमाचल में पेंशन शुरू होनी चाहिए। इस बात की वकालत हमने मंत्री महोदय और जो मुख्य प्रधान जो कहा जाए मीडिया एडवाइज़र आए थे उनके समक्ष रखी है। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है उत्तर भारत का आप जिक्र कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में हमारी सक्रिय यूनिट, दिल्ली में सक्रिय है, हरियाणा में सक्रिय है, पंजाब में सक्रिय है, चंडीगढ़ में सक्रिय है और हिमाचल में सक्रियता की शुरुआत हुई है। आप लोग पहले से जुड़े हुए इंश्योरेंस होते रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से अगर कहा जाए कि हिमाचल में पहला स्टेप है हमारा, लेकिन आखिरी नहीं है। अगला जल्दी हम एआई की ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं हिमाचल में ये एआई का प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। टोल को लेकर हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं, प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हम संग्रहित होकर चलने में यकीन रखते हैं, संग्रहण में यकीन रखते हैं। हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों में से नहीं है, क्योंकि चौथा पिलर होने के नाते प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक तरह से कहा जाए तो टेबल टॉक के माध्यम से ये प्रयास करते हैं। और नितिन गडकरी जी से टाइम मांगा हुआ है, जिस दिन वो टाइम देंगे ये डिमांड उन तक रखेंगे। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, कई मंत्रियों को इस मामले में ज्ञापन दिया। रेलवे की जो मांग है बिल्कुल जायज़ और सॉलिड मांग है, क्योंकि कोरोना में पत्रकारों को मिलने वाली ये सुविधा छीन ली गई थी, इससे वंचित रखा गया। इस बारे में भी केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है, प्रयास हमारे जारी हैं, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। सोलन जिले में नकदी फसल के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके लहसुन की खुदाई का कार्य तेज हो गया है। खेतों में किसान परिवारों के साथ सुबह से शाम तक फसल निकालने, उसे साफ करने और सुखाने में जुटे हुए किसान हैं। जिले की प्रमुख सब्जी मंडियों में नई फसल की आवक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार किसानों के चेहरों पर खुशी से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। मौसम की बेरुखी, बार बार हुई बारिश, तापमान में अचानक बदलाव और फसल में फैली बीमारी ने इस बार लहसुन की खेती को बुरी तरह से प्रभावित किया है। किसानों का कहना है कि पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार उत्पादन काफी कम रहने की संभावना है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोलन सब्जी मंडी में लहसुन की पहली बड़ी खेप पहुंच चुकी है। मंडी में किसानों ने अच्छी तरह सुखाकर और ग्रेडिंग कर लहसुन की बोरियां नीलामी के लिए रखी है। मंडी में गुणवत्ता और आकार के आधार पर लहसुन की कीमतें तय भी की जा रही है। बड़े आकार और अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन को 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं, जबकि छोटे आकार और हल्की गुणवत्ता वाले लहसुन को अपेक्षाकृत कम भाव मिल रहे हैं। मंडी में मौजूद व्यापारियों का कहना है कि अभी आवक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में फसल की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। यदि बाहरी राज्यों से मांग बढ़ती है तो कीमतों में और तेजी आ सकती है। इस बार मौसम किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जिले के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक नमी बनी रहने और समय समय पर हुई बारिश के कारण फसल में रोग फैल रहे हैं। कई खेतों में लहसुन की पत्तियां समय से पहले पीली पड़ गई है। किसानों ने बताया कि फसल की गांठें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है और उनका आकार छोटा रह गया है। कई स्थानों पर पौधों में सड़क की समस्या भी देखने को मिली है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर भारी खर्च किया है, लेकिन मौसम ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कुछ किसानों ने बताया कि इस बार उत्पादन में 30 से 40% तक की गिरावट आने का अनुमान है। जिन किसानों ने बड़े स्तर पर खेती की थी, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने की आशंका है। कृषि विभाग के अनुसार जिला सोलन में लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की खेती की जाती है। यह फसल जिले के हजारों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। खासकर मध्यम और छोटे किसान नकदी आय के लिए लहसुन पर काफी हद
तक निर्भर रहते हैं। जिले के कई गाँव में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और हर वर्ष यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों में भारी मात्रा में सप्लाई भी भेजी जाती है। स्थानीय किसानों का कहना है कि लहसुन की खेती में लागत लगातार बढ़ती जा रही है, बीज महंगे हो गए हैं, मजदूरी खर्च भी बढ़ चुका है और कीटनाशकों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में यदि फसल अच्छी ना हो तो किसानों को घाटा उठाना पड़ सकता है। इस बार कम पैदावार ने किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। शहर के आसपास और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लहसुन की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। किसान खेतों से फसल निकाल कर खुले स्थानों और घरों की छतों पर उसे सुखा रहे हैं। कई किसान लहसुन को आकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग कर रहे हैं ताकि मंडी में बेहतर दाम मिल सके। किसानों का कहना है कि मंडियों में अच्छी तरह सूखा और साफ किया गया लहसुन अधिक पसंद किया जा रहा है। बड़े आकार वाले लहसुन की मांग ज्यादा रहती है, जबकि छोटे दानों वाले लहसुन को कम कीमत मिलती है। इसी कारण किसान अब फसल को बाजार तक पहुंचाने से पहले उसकी अच्छी तरह सफाई करते हैं। सोलन का लहसुन देश भर में अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और लंबे समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। व्यापारियों के अनुसार यहाँ के लहसुन की मांग दक्षिण भारत के राज्यों केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफी अधिक रहती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा और सिक्किम में भी यहाँ से बड़ी मात्रा में लहसुन भेजा जाता है। व्यापारियों का कहना है कि सोलन के लहसुन की खुशबू और स्वाद और गुणवत्ता अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर मानी जाती है। यही वजह है कि देश के कई बड़े बाजारों में इसकी अलग पहचान बनी हुई है। हालांकि इस बार उत्पादन कम हुआ है, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि बाजार में अच्छे दाम मिलने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि मांग बढ़ती है तो कीमतों में तेजी आ सकती है। अभी मंडी में सीमित मात्रा में आवक होने के कारण दाम स्थिर बने हुए हैं। कई किसानों ने कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहता और फसल में बीमारी नहीं फैलती तो इस बार उत्पादन काफी बेहतर हो सकता है। इसके बावजूद किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन को बेहतर दाम मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति के चेयरपर्सन एवं ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि संगठनात्मक अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे या संगठन के भीतर अनुशासन प्रभावित हो। एक बयान जारी करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की शिकायत, असहमति या सुझाव व्यक्त करने के लिए निर्धारित मंच या प्रक्रिया मौजूद है। ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर पार्टी या उनके नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना उचित नहीं माना जा सकता। कुलदीप राठौर ने कहा कि यदि किसी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता या कांग्रेस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को सरकार के कार्यकलापों, संगठनात्मक गतिविधियों या पार्टी के किसी पदाधिकारी के संबंध में कोई शिकायत अथवा आपत्ति है तो वह अपनी बात लिखित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या अनुशासन समिति के समक्ष रख सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में संवाद और सुझावों का हमेशा स्वागत किया जाता है, लेकिन इसके लिए पार्टी के निर्धारित व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी समस्याओं व विचारों को संगठन के भीतर ही उठाएं ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके। अनुशासन समिति के चेयरपर्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति संगठनात्मक मर्यादाओं को नजरअंदाज करते हुए मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी विरोधी बयान देता है या सार्वजनिक रूप से ऐसे मुद्दे उठाता है जिससे संगठन की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान और नियमों में अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को हल्के में नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पार्टी के नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी। कुलदीप राठौर ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा आधारित संगठन है जिसकी मजबूती और उसके कार्यकर्ताओं की एकजुटता और अनुशासन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में असंगठनात्मक एकता और अनुशासन की आवश्यकता पहले से अधिक है। ऐसे में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। देखिए, एक तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया। आज जो इस बैठक में हमारे जो सम्मानीय सदस्य हर्षवर्धन चौहान जी, आशीष बुटेल जी और बाबा जी, हमारी जो विधायक हैं लाहौल स्पीति से अनुराधा जी,
और वर्चुअल माध्यम से वानी सिंह जी उपस्थित रहे। आज हमने एक निर्णय ये लिया कि पार्टी अनुशासन के मामले में जो है अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है। हमने ये निर्णय लिया है कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़ा व्यक्ति मीडिया में नहीं जाएगा, ना ही सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करेगा जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। अगर किसी से भी कोई शिकायत है, चाहे सरकार से है या कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से, वो जो है पार्टी अध्यक्ष को लिख सकता है, मुझे लिख सकता है, लेकिन अगर कोई जाकर मीडिया में आउटब्रेस्ट करेगा इसे अनुशासनहीनता समझा जाएगा और हम बड़ी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये नोट किया कि काफ़ी समय से मीडिया में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि पार्टी के जो पदाधिकारी कई जगह पे परस्पर बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अनुशासन समिति की ये पहली बैठक है, इट इज़ ए फर्स्ट मीटिंग। तो इस मीटिंग में हमने बिल्कुल साफ तौर पे ये तय किया है कि कोई भी परस्पर बयानबाजी नहीं होगी। अगर किसी का कोई मनमुटाव है तो हमारे जो अधिकृत हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी या अनुशासन समिति है उनके सम्मुख रखे, और अगर इस तरह की अनुशासनहीनता होती है, कोई मीडिया सोशल मीडिया में जाता है, तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरा मामला जो आपने मुझसे पूछा, वो सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है कि नीरज भारती जी को संगठन से, पार्टी से 6 वर्ष के लिए जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।